Hello friends, today we are going to discuss about the fundamental rights. Fundamental rights broadly classified into six heads like right to equality, Article 14 to Article 18, right to freedom, Article 19 to Article 22, right of freedom from exploitation, Article 23 and 24, right to freedom of religion, Article 25 to 28, right to cultural and educational right, Article 29 to 30, and right of constitutional remedies, Article 32. As you have noticed, Article 31 is not in a fundamental right. Has been removed by the constitutional amendment and now it is only a constitutional right. Before studying about the fundamental rights, we first know कि फंडामेंटल राइट्स आपकी किसके अगेंस्ट में प्रोटेक्टेड है। तो फंडामेंटल राइट्स आपकी जो प्रोटेक्टेड है वो है अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 basically defines the definition of the state. State means what? अगर कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टेट की डेफिनेशन में आती है तो आप बोल सकते हो आपकी फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आ रही है तो आपकी फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं है। तो फर्स्ट वी हैव टू लुक कि स्टेट की डेफिनेशन में आती क्या है। तो स्टेट की डेफिनेशन सिंपली 4 पॉइंट्स में डिफाइन की हुई है। अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, अगर लॉ में स्पेसिफिकली किसी चीज को डिफाइन नहीं किया हुआ है तो स्टेट मींस व्हाट, तो ये जो चारों चीजें हैं ये इसमें कवर होंगी। तो इन दिस पार्ट, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट, parliament of India, government and legislature of the each state, and local and other authorities and within the territory of India or under the control of government of India। यही डेफिनेशन को अपन 4 पॉइंट्स में देखेंगे। तो आर्टिकल 12 डिफाइंड स्टेट अनलेस द कंटेस्ट अदरवाइज रिक्वायर्स इंक्लूड गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो देखो गवर्नमेंट मतलब यहां पर भी गवर्नमेंट है, यहां पर भी, तो अपन यहां पे बोल सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव बॉडी, क्योंकि पार्लियामेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लॉ बनाती है। सिमिलरली सेकंड पॉइंट, द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द ईच स्टेट। तो यहां पे अपन बोल सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव बॉडी, क्योंकि आपने पहले पार्ट में देखा कि इंडिया में डुअल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के। अपन ने ये भी देखे थे कि कहां कहां पर कौन लॉ बना सकता है। तो लिस्ट 1 में ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स थे जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना रही थी, लिस्ट 2 में ऐसे सब्जेक्ट मैटर थे जहां पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती थी। तो स्टेट गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव बॉडी भी रहेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव बॉडी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे। स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव बॉडी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी। थर्ड, ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब ये लोकल एंड अदर अथॉरिटीज में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आएंगी? तो ऑल सच ऑर्गेनाइजेशन जिसको पावर कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्ट कर रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जिसकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव हो रही है वो ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज में आएंगी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी यूनिवर्सिटीज, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वाटर बोर्ड, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ये सब कहाँ पे आएंगे? आपके ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज में। अगर अब इन तीनों में अगर कोई नहीं आता है तो उसके लिए फोर्थ पॉइंट एक और है, अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये अपन बेसिकली विद एग्जांपल एंड केस लॉस के हिसाब से देखेंगे कि अंडर द कंट्रोल ऑफ, तो यहाँ पे 6 पैरामीटर दिए गए थे। इन द केस ऑफ अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब और एयरपोर्ट अथॉरिटी के केस में 6 पैरामीटर्स आपको डिफाइन किए गए, जहां पे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में उन 6 पैरामीटर्स में से कोई भी पैरामीटर अगर ट्रिगर हो जाता है तो आप अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कवर होंगे। क्लियर? तो पहला अपन 4 पॉइंट्स में अगर देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव बॉडी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी। स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी लेजिस्लेटिव डेफिनेशन में आएंगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव बॉडी, local authority and other authority, and fourth, under the control of government of India।
तो अगर इनमें से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इनमें ट्रिगर होती है तो वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। अगर वो स्टेट की डेफिनेशन में आ रही तो आपकी फंडामेंटल राइट उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्टेड रहेगी। तो फर्स्ट टू में तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव बॉडी एंड स्टेट गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव बॉडी। लोकल एंड अदर अथॉरिटीज, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? तो ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, द एक्सप्रेशन लोकल एंड अदर अथॉरिटीज इंक्लूड्स द फॉलोइंग: म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत। The Supreme Court has held that other authorities will be include all the authorities created by the Constitution. तो मैंने आपको बताया, or statute on whom powers are conferred by law, and it is not necessary that the authorities should engage in performing government function. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट फंक्शन में डील कर रहे हो, बट अगर उसको स्टैट्यूट ने फॉर्म किया हुआ है या फिर उसको पर्टिकुलरली किसने, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया हुआ है, तो वो किसमें आएंगी? अंडर द कंट्रोल, सॉरी, अदर अथॉरिटीज में, लोकल एंड अदर अथॉरिटीज में वो कवर होगी। तो इन द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल AIR 1967, सुप्रीम कोर्ट 1957। So this is the page number, this is the year of decision, this is the court, this is the publication house, तो आपको accordingly ये डिफाइन किया हुआ। In the case of electricity board Rajasthan versus Mohanlal, अगर कोई organization which is created by the constitution or which is created by the statute, now we can say that ICSI, Institute of Company Secretaries of India, it is created by the Company Secretaries Act 1980. इट इज क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट, ये स्टैट्यूट है और स्टैट्यूट ने एक बॉडी क्रिएट की, तो ICSI भी किसमें आएगी? अदर अथॉरिटीज में, मतलब आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन में आपके कवर। क्वेश्चन आता है कि अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अब क्या क्या चीजें आएंगी? तो अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द एक्सप्रेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कवर्स इनटू द डेफिनेशन ऑफ स्टेट नॉट ओनली एवरी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया but also those functioning outside India, provide such authorities are under the control of India. तो कोई भी authority either within the territory of India or outside the territory of India, but अगर उसके ऊपर कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो वो किसमें आएंगी? अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आएंगी। द क्वेश्चन वेदर अ कॉर्पोरेशन एक्टिंग एज एन इंस्ट्रूमेंटलिटी एजेंसी और गवर्नमेंट इज स्टेट और नॉट। यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि भाई अगर आप गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हो तो आप स्टेट की डेफिनेशन में आ जाओगे। तो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, लाइक इंडिया के बाहर अपन देखेंगे कि अलग अलग कंट्रीज में इंडियन एम्बेसी ऑफिस होते हैं, तो इंडियन एम्बेसी ऑफिस इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो किसमें आएंगे? आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे। अब यहाँ पे बोला गया कि कोई कॉर्पोरेशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगी कि नहीं आएगी। तो इट वाज डिसाइडेड इन द case of RT Shetty versus International Airport Authority and अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब AIR 1980। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, उन पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेशन आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन में कवर। अब इन 6 पैरामीटर्स में से अगर एक भी पैरामीटर अगर ट्रिगर हो जाता है तो आप आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में कवर हो जाओगे। तो टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर एन एंटिटी इज एन इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ एजेंसी और नॉट। तो यहाँ पे देखो 6 पैरामीटर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट, वन थिंग इज क्लियर दैट इफ द गवर्नमेंट होल्ड एंटायर शेयर कैपिटल, एंटायर मींस 100% शेयर कैपिटल, अगर 51% से ज्यादा है, 60% से ज्यादा है, तो आप गवर्नमेंट कंपनी आते हो एज पर द कंपनीज एक्ट, बट आप अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं आओगे। तो यहाँ पे बोला क्या गया? एंटायर शेयर कैपिटल। एंटायर शेयर कैपिटल मतलब 100% शेयर कैपिटल। ऑन दिस one thing is clear that the government hold entire share capital of the corporation, it would go a long way towards indicating that the corporation is an instrumentality or agency of the government। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का 100% शेयर कैपिटल अगर गवर्नमेंट के पास में है तो आप बोलोगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड, where the financial assistance of the state is so much as to meet the almost entire expenditure in the corporation। मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ खर्चे लगते हैं,
तो वो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जितने खर्चे लगते हैं वो एंटायर एक्सपेंडिचर कौन बेयर कर रहा है? गवर्नमेंट अगर बेयर कर रही है, ठीक है, देन यू कैन से दैट इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. So it would afford some indication of the corporation being implemented with the governmental character. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के एंटायर एक्सपेंडिचर लाइक अगर 100 रुपए खर्चा है तो पूरा का पूरा 100 रुपए अगर गवर्नमेंट बेयर कर रही है तो आप बोल सकते हो कि वो क्या है? अंडर द डेफिनेशन ऑफ अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. थर्ड, it may also be relevant factor whether the corporation enjoys monopoly status, which is the state conferred or state protected. गवर्नमेंट ने आपको कोई मोनोपोली दी हुई है, मींस ये नेचर ऑफ बिजनेस या ये नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ आप रन कर सकते हो, आपके अलावा और कोई रन नहीं कर सकता है. मींस वहां पे आपकी स्पेसिफिक मोनोपोली है, मतलब कोई कॉम्पिटिटर नहीं आ सकता. मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी आपको किसने दी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हुई है. तो आप किसमें आ जाओगे? अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इफ द फंक्शन ऑफ द कॉर्पोरेशन आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस and closely refers to the governmental function. आपके फंक्शन गवर्नमेंट फंक्शन या पब्लिक फंक्शन से क्लोजली रिलेटेड है, मतलब जो सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है और गवर्नमेंट के अलावा कोई कर रहा है तो विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ही कर रहा होगा. लाइक फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरेशन. महाराष्ट्र में ये प्राइवेटाइज नहीं है, तो अगर आप महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन में काम कर रहे हो, सॉरी जनरेशन में नहीं डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, तो महाराष्ट्र में एमएससीबी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसने अपने कुछ पावर कुछ पार्ट में स्पैनको को दी हुई है. स्पैनको इज अ प्राइवेट कंपनी, बट ये किसके लिए काम कर रही है? महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए काम कर रही है. यू कैन से दैट इट इज आल्सो अंडर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 12. If the government exercises deep and pervasive control, again ये वाला एग्जांपल, क्योंकि स्पैनको अपनी मन मर्जी से करेगा क्या कि किसी को 10 रुपए रेट लगाएगा पर यूनिट, किसी को 12 रुपए, किसी को 15 रुपए, ऐसा कर सकता क्या? नहीं. तो इस पर डीप एंड परवेसिव कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है. गवर्नमेंट ने जो उसको राइट दी होंगी सिर्फ वही राइट को एक्सरसाइज कर पाएगा. तो इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड लास्ट, if a department of government is transferred to a corporation, it would be a strong factor supporting an inferences of the corporation being an instrumentality or agency of the government. कि गवर्नमेंट ने अपना कोई सेपरेट डिपार्टमेंट एक पार्ट अलग कर दिया. लाइक फॉर एग्जांपल स्पैनको को अपन ने नागपुर का कुछ पार्ट दिया हुआ है, तो नागपुर का अगर कुछ पार्ट दिया हुआ मतलब अपन ने क्या किया? एक सेगमेंट अलग किया. अब उस पार्ट में भी अपन ने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी रिकवरी एंड पर्टिकुलरली कनेक्शन से रिलेटेड उसको राइट दिए हुए है ना, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल. तो अपन ने क्या किया? ये एक पर्टिकुलर पार्ट डिवाइड किया है. अपन ने पूरा का पूरा नहीं किया. मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपने डिपार्टमेंट सेगमेंट के होंगे, डिपार्टमेंट्स में से एक डिपार्टमेंट अपन ने क्या कर दिया? अलग कर दिया और उसको क्या कर दिया? आउटसोर्स किया. तो यहाँ पर स्पैनको क्या है? डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है. तो अगर कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और आप गवर्नमेंट ने अपने फंक्शंस को दिए हुए हैं तो आप बोल सकते हो कि अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो 6 पॉइंट. पहला, 100% शेयर कैपिटल आपका गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, एंटायर शेयर कैपिटल. दूसरा, गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है और अप टू व्हाट एक्सटेंट? अप टू द एक्सटेंट ऑफ एंटायर एक्सपेंडिचर. थर्ड, गवर्नमेंट ने आपको मोनोपोली दी हुई है. आपको मोनोपोली मिली हुई है मतलब आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं आ सकता. गवर्नमेंट ने स्पेशल राइट्स, आपको स्पेशल पावर दी हुई है बिजनेस करने की. आपके फंक्शन क्लोजली रिलेटेड टू द गवर्नमेंट और पब्लिक फंक्शन से रिलेटेड है जो सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट के बिहाफ में कोई कर सकता है. आपके ऊपर डीप एंड परवेसिव कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का है. या फिर आप गवर्नमेंट का ही कोई डिपार्टमेंट हो, ऐसा अगर कुछ भी होगा तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या रहेगी? अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो आर्टिकल 12 में आप कवर हो गए और आपके अगेंस्ट में मेरी फंडामेंटल राइट्स है, सबकी फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड रहेगी. नाउ क्वेश्चन अराइज whether a judiciary is coming under the definition of state or not. तो जुडिशरी स्टेट की डेफिनेशन में आएगी कि नहीं आएगी? तो इट वाज डिफाइंड इन द केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. ये केस लो अपन ने पहले भी देख चुके हैं. यहाँ पे अपन ने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए. तो इन द केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला डिफाइन किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? बेसिक फेडरल इन नेचर है विद सर्टेन यूनिटरी फीचर.
यहाँ पे इसको और चीजें भी डिस्कस की। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, बट अगर जुडिशरी, अब यहाँ पे इन द केस ऑफ ए आर अंतुल्य वर्सेस आर एस नायक, इसमें डिफाइन किया गया, अगर जुडिशरी जुडिशियल फंक्शन में डील कर रही है, तो यहाँ पे दो चीजें उन्होंने डिफाइन की, जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल। अगर आप जुडिशियल फंक्शन मतलब विद इन द पावर, कोर्ट्स की कुछ पावर्स होती है, कोर्ट्स की कुछ लिमिटेशंस होती है, अगर कोर्ट उन पावर और उन लिमिटेशन में डील कर रहा है, मतलब वो जुडिशियल फंक्शन में डील कर रहा है, तो इट इज नॉट कवर्ड अंडर द आर्टिकल 12। बट अगर कोर्ट अपनी पावर का एक्सेस यूटिलाइजेशन करता है या विदाउट जुडिशन डील करता है, तो आप बोल सकते हो कि वो भी आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन में कवर होगी। जैसे कि आप लोग क्रिमिनल लॉ में देखते हो, क्रिमिनल लॉ में हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स कैसी रहती है, लाइक सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेशन जज, हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये हायरार्की है। तो हायरार्की है तो इनकी कुछ पावर्स है, ये कौन से मैटर को डील करेगा, ये कौन से, तो अगर ये अपनी लिमिटेशंस के बियॉन्ड जाते हैं, ठीक है, अगर आप जैसे देखो, डेथ सेंटेंस देने की जो पावर है, फांसी की सजा देने की जो पावर है, वो सेशन जज के पास में है, हाई कोर्ट जज के पास में है, सुप्रीम कोर्ट के पास में। सेशन जज के पास में फांसी की सजा देने की पावर है, बट ओनली विद द कंफर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट। मतलब सेशन जज अगर हाई किसी को फांसी की सजा देता है तो उसको हाई कोर्ट से कंफर्म करना पड़ेगा। तो मतलब ये तीनों फांसी की सजा दे सकते क्या? नहीं। और अगर इन्होंने किसी भी केस में ऐसा कुछ किया, मतलब वो क्या कर रहे हैं, बियॉन्ड अथॉरिटी जा रहे हैं, और बियॉन्ड अथॉरिटी जा रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरी फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रही है इनके पास। तो आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन में जुडिशरी कब आएगी, जब जुडिशरी नॉन जुडिशियल फंक्शन में डील करेगी, तब वो आर्टिकल 12 की। तो इन द केस ऑफ ए आर अनुतोले वर्सेस आर एस नाया, AIM 1988, Supreme Court 531, it was held that a judicial order which violates a fundamental right is without jurisdiction and therefore is a nullity and may be rectified by the Supreme Superior Court which passed that order in exercise of an inherent jurisdiction. Inherent jurisdiction मतलब उसने अपनी jurisdiction के beyond जाके वो काम किया। So when judiciary deals in judicial function, it is not included in आर्टिकल 12। तो जुडिशरी कब आएगी आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में, जब जुडिशरी आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में आएगी अगर वो नॉन जुडिशियल फंक्शन में डील करती है। तो अगर वो विद इन द अथॉरिटी, विद इन द पावर अगर डील कर रही है, तो जुडिशरी एग्जम्प्ट फ्रॉम द आर्टिकल 12 और वहां पर एक बार अपन क्विकली रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 12 क्या था? आर्टिकल 12 में अपन ने देखा, आर्टिकल 12 डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट की डेफिनेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि अपनी जो फंडामेंटल राइट है वो स्टेट की डेफिनेशन के अगेंस्ट में प्रोटेक्टेड है। तो स्टेट में क्या 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 आएगा? अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, स्टेट इंक्लूड्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव बॉडी, लोकल एंड अदर अथॉरिटी। लोकल एंड अदर अथॉरिटी में अपन ने देखा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर पावर कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है या उसको क्रिएट कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है या स्टैट्यूट कर रहा है, तो वो लोकल एंड अदर अथॉरिटीज में आएंगे। एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसमें अपन ने 6 पैरामीटर्स देखे अभी कि अगर एंटायर शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास में है, तो अगर फाइनेंशियल, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट आपके जो भी है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है अप टू द एंटायर एक्सपेंडिचर, तो आपको गवर्नमेंट ने मोनोपोली दी हुई है। आपके फंक्शन गवर्नमेंट फंक्शन से रिलेटेड है, तो गवर्नमेंट का डीप एंड परसेसिव कंट्रोल है, तो या फिर आप गवर्नमेंट का ही कोई डिपार्टमेंट अगर कर रहे हो, तो अगर ऐसा कुछ रहेगा तो आप किसमें आएंगे? अंडर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 12। क्लियर? थैंक यू।